नमस्कार बच्चों, ट्विंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। पिछला जो वीडियो था वो आपके इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें मैंने आपको कक्षा 10 विज्ञान का सिलेबस बताया था। बच्चों, आप हमारे ये सभी वीडियो यदि कंटिन्यू देखते हो तो इस बात की गारंटी है आपको विज्ञान बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो आपके रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, उसके लिए बेसिक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे आपको प्रत्येक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपके शुरू के जो 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री, उनके लिए ये बेसिक क्लास है। ये आपका कोई पाठ नहीं शुरू कर रहा हूँ मैं, आपके जो 5 पार्ट है शुरू के, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लग जाए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को दिक्कत करती है, केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। लेकिन आज से आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आप इन क्लास को अच्छी तरह से देखें, पूरी देखें, और प्रत्येक क्लास को आप अच्छी तरह से देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और रोज शाम को 8 बजे आपको ये क्लास लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रसायन विज्ञान। तो बच्चों, रसायन विज्ञान में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक मैं सूत्र लिखता हूँ NaCl, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे तो इसको बता सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम सूत्रों के नाम जानेंगे, सूत्रों को किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे ये बनते हैं, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो देखो, अपने आसपास में प्रत्येक जो चीज है वो पदार्थ हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक पदार्थ है। यहाँ पर ये बोर्ड है आपको पढ़ाने के लिए, ये भी एक पदार्थ है। मैं खुद जो स्वयं खड़ा हूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ। और ये चश्मा, मतलब सभी चीजें क्या होती है? पदार्थ होते हैं। पदार्थ क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। देखो, पदार्थ जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। ये पेन है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर ही हमारी बॉडी, हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम भी क्या है? एक पदार्थ है। तो पदार्थ किसे कहेंगे बच्चों? जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। बोर्ड है, ये बोर्ड भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। तो ये सभी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। अब देखो, पदार्थ जो होता है उसमें कुछ गुण होता है। पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ में कुछ द्रव्यमान मतलब भार होता है, वजन होता है। जैसे पेन है, इसमें कुछ भार है। बोर्ड है, जिसमें कुछ भार है। तो पदार्थ में कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसमें भार होता है। ठीक है। दूसरा है, पदार्थ कुछ स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, अब इस दीवार पर लगा हुआ है, तो इस दीवार का ये क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। इसका मतलब पेन है, मैं पेन को यहाँ रखूंगा तो ये वाला जो स्थान है इस पेन ने क्या कर लिया? घेर लिया है। तो पदार्थ के 2 गुण हैं, ध्यान रखने हैं। पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है, और पदार्थ क्या करता है? कुछ स्थान घेरता है। ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट है परमाणु। तो देखो, परमाणु किसे कहेंगे? ये जो पदार्थ हैं, इस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। देखो, छोटी छोटी इकाइयों से तो पदार्थ बनता है, और इस पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। देखो, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। पदार्थ की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा।
अब देखो यहाँ परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य है मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु अविभाज्य कण है। कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, अंत में एक ऐसा कण बचेगा जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाएगा, वही आपके परमाणु कहलाएगा। बात समझ में आ गई? परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। और परमाणु क्या है बच्चों? एक अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण। यदि आपको इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और आने वाले जो दिनों में पूरा कोर्स कंप्लीट आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए परमाणु समझ में आ गया भाई। तो अगला है आपके अणु। देखो अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु अगर मिल गए, दो या दो से ज्यादा परमाणु अगर मिल गए तो वो किसका रूप ले लेंगे? वो अणु का रूप ले लेंगे, अणु बन जाएगा। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? अणु बनाते हैं। ठीक है, जैसे नमक का अणु, फास्फोरस का अणु, नमक का अणु क्या है? ये अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहा जाता है। अणु समझ में आ गया? चलिए अगला तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। तो देखो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर, ये जो परमाणु है ये एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। देखो अणु, अणु भी किससे बना हुआ है? परमाणुओं से, लेकिन अणु में अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, लेकिन तत्व क्या है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिल जाए वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये सनमाइका लगी हुई है, तो इस सनमाइका में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से ये मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह क्या है? तत्व है। जैसे सोना, चांदी, लोहा। सोना है ना, तो सोने में सोने के ही परमाणु होंगे, चांदी है तो चांदी में चांदी के ही परमाणु होंगे, लोहा है तो लोहे में लोहे के ही परमाणु होंगे। इसका मतलब सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब तत्व हैं। क्या हैं बच्चों? तत्व हैं। तो देखो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। ये आपके बहुत ही काम आने वाला पॉइंट है, तत्व। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रख लें। ठीक है, अगला है देखो यौगिक। देखो यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब अगर दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल गए, फिक्स अनुपात में मिल गए, तो उनसे क्या बन जाएगा बच्चों? यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यौगिक। जैसे जल, नमक। अब देखो जल का सूत्र आप सब जानते होंगे, क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अब देखो इसमें हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? 2, ठीक है। ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पर जो अनुपात हुआ वो क्या हो गया? 2:1 हो गया। क्या हो गया? 2:1। जैसे उदाहरण लिया नमक का सूत्र होता है NaCl। Na देखो ये सोडियम है, ये कितना है? 1, और Cl क्लोरीन ये कितना है? 1। तो देखो ये 1:1 में मिलेगा, तभी क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, मतलब नमक बनेगा। तो यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल गए तो उनसे क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, अगला देखो मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है? देखो ध्यान लगाना। दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में मिल गए तो वो किसका निर्माण करेंगे?
मिश्रण का निर्माण करेंगे। तो मिश्रण और यौगिक एक जैसे है, लेकिन यौगिक में क्या है, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, जबकि मिश्रण में क्या है, अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे। जैसे रेत, मैंने एक 2 बराबर के रेत उठाया है ना, तो रेत में बहुत सारे कण हैं, वो अनिश्चित अनुपात में है। तो इसका उदाहरण क्या ले सकते हो, रेत ले सकते हो, वायु ले सकते हो, दूध ले सकते हो, बादल ले सकते हो, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी, आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले पदार्थ, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है। पदार्थ क्या करता है, कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, आगे देखो परमाणु। पदार्थ की, ये जो पदार्थ है ना, इसकी सबसे छोटी जो इकाई होगी वो क्या कहलाएगी, परमाणु कहलाएगी। और परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। अविभाज्य मतलब बेटा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला है अणु। अब देखो, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब आगे देखो तत्व। तत्व देखो, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। जैसे सोना है तो सोने में सोने के ही परमाणु होंगे, चांदी है तो चांदी के ही परमाणु होंगे, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ही परमाणु होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद देखो यौगिक। अब देखो 2 या 2 से अधिक तत्व है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे जल, नमक, जल का सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होगा, 2:1 होगा, तभी क्या बनेगा, जल बनेगा, अन्यथा जल नहीं बनेगा। और यदि 2 या 2 से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में मिल जाए, अनिश्चित अनुपात में, तो उनसे क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझना, ध्यान से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कुछ जो तत्व हैं, एलिमेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले आप इन्हें, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, तत्वों की। तो बच्चों, आपको कक्षा 10 की केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान सीखने के लिए, समझने के लिए कम से कम 20 एलिमेंट्स तो आपको याद करने हैं। तत्व जानते हो, तत्व किसे कहते हैं, अभी परिभाषा हमने देखी कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर, 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तत्वों का निर्माण करते हैं। और वैसे अब तक बहुत सारे 118 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन आपको कक्षा 10 की केमिस्ट्री समझने के लिए केवल और केवल 20 तक तत्व याद करने हैं। और यदि आप इन्हें अच्छी तरह से बार बार पढ़ते हो, 4-5 बार पढ़ोगे ना, उसमें आपको ये सारे के सारे तत्व याद हो जाएंगे। तो देखो, इनमें आपको एक तो इनका क्रमांक याद करना है कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है। दूसरा, तत्व का नाम याद रखना है और उसका प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे पहला है आपके नंबर 1, सबसे पहला आया आपके हाइड्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। दूसरे नंबर पे आता है आपके हीलियम, इसका प्रतीक होता है He। और बच्चों, एक चीज और बता दूं मैं, यदि आपके पहला अक्षर बड़ा है और दूसरा अक्षर छोटा है, पहला अक्षर बड़ा है और दूसरा अक्षर छोटा है, तो ये एक ही तत्व है। यदि आपके दोनों अक्षर बड़े हैं, दोनों अक्षर बड़े आ जाए, जैसे एक C भी बड़ा है और O भी बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 2। देखो यहाँ पर C है, इसको कैल्शियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम। ये एक ही तत्व कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पहला अक्षर बड़ा है और दूसरा अक्षर छोटा है। अब यहाँ देखो, दोनों अक्षर यदि बड़े हो तो 2 तत्व हैं। C का मतलब कार्बन है और O का मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। यदि आपके पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा तो एक ही तत्व है, और यदि दोनों अक्षर बड़े हैं तो फिर आपके कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। ठीक है ना। अब बच्चों देखो, दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, तो देखो He, मतलब पहला अक्षर बड़ा है दूसरा छोटा है, इसका मतलब एक ही तत्व है। तीसरे नंबर पे आता है आपके लिथियम, लिथियम का होता है प्रतीक Li। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है बेरिलियम, बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। ठीक है। 5 नंबर पे आता है बोरोन, बोरोन का प्रतीक होता है B।
6 नंबर पे कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है C। 7 नंबर पे नाइट्रोजन, इसका प्रतीक होता है N। 8 पे आता है ऑक्सीजन, इसका प्रतीक होता है O। 9 पे आता है फ्लोरीन, इसका प्रतीक होता है F। और 10 पे आता है नियोन, इसका प्रतीक होता है Ne। ठीक है, अब देखो 11 जो परमाणु क्रमांक है वो है सोडियम का। 11 नंबर पे कौन आता है? सोडियम। और सोडियम को लिखा जाता है Na से, ये आप विशेष ध्यान रखें। देखो यहाँ सोडियम तो आप S से देख सकते हो, लेकिन सोडियम को कैसे से लिखा जाता है? Na से लिखा जाता है। ठीक है, Na प्रतीक है उसका। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को लिखा जाता है Mg। ठीक है, 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक होता है Al। ठीक है, छोटा वाला L है। 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है Si। 15 पे आता है फास्फोरस, इसका होता है P। 16 पे है सल्फर, इसका होता है आपके S। 17 पे है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है Cl, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से रखना। 18 पे आर्गन, आर्गन का क्या होता है? Ar। और 19 पे पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम को वैसे P से देखते हैं, लेकिन पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, और कैल्शियम का प्रतीक होता है आपके Ca। तो बच्चों ये 20 तक मैंने परमाणु क्रमांक लिखाए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको आप उतार लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। तो ये आपको कंप्लीट याद करने हैं, और जिन बच्चों को याद हो जाए वो मुझे कमेंट में लिखेंगे, और जिनको पहले से याद है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये 20 एलिमेंट्स, 20 तत्व आपको याद करने हैं, इनका परमाणु क्रमांक और इनका प्रतीक। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो आप तुरंत जवाब दोगे 11। प्रतीक क्या है? Na, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु की संरचना की। परमाणु की संरचना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट परमाणु ही है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है ना, परमाणु पढ़ा ना हमने। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। अब परमाणु की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों जो परमाणु होता है ना, ये सबसे छोटी इकाई होती है, फिर भी परमाणु में 3 कण होते हैं। परमाणु में कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं परमाणु में। परमाणु में भी 3 कण होते हैं। अब वो 3 कण कौन कौन से होते हैं बच्चों? बच्चों 3 कण होते हैं। सबसे पहले तो है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है प्रोटॉन, और तीसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन। ये 3 कण पाए जाते हैं किसमें? ये 3 कण पाए जाते हैं परमाणु में। ठीक है, अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है, और इसे E- से लिखते हैं, ऋणात्मक है। और प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, तो इसे P+ से लिखते हैं। और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, तो इसे N से लिखते हैं, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करते हैं। तो जैसे इसकी संरचना में बनाता हूं इस तरह से देखो, इस तरह से परमाणु की संरचना होगी ये। अब देखो परमाणु की संरचना में बच्चों परमाणु का जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब सेंटर, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नाभिक कहा जाता है। तो ये जो परमाणु का केंद्र है इसे आप कहोगे नाभिक, है ना। तो परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं, है ना, बनाए ना, तो इनको कहा जाता है कक्षा या कोश। क्या कहा जाता है? या इनको कहा जाता है कक्षा या कोश। ठीक है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर होती है, या तो इसे कक्षा कहते हैं या इन्हें कोश कहते हैं। ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और इसके चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं होती है या कोश होता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो कक्षाएं होती है इनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। कक्षाओं के भी स्पेशल नाम होते हैं। नाम कैसे? पहली जो कक्षा है, पहली कक्षा का नाम होता है के। क्या नाम होता है? के कक्षा या कोश। ठीक है, दूसरी जो कक्षा है उसका नाम होता है एल कक्षा। तीसरी कक्षा का नाम होता है एम कक्षा, और चौथी कक्षा का नाम होता है एन कक्षा। आप 3 तक ही पढ़ोगे,
तो भी आपका ये जो 10th लेवल का केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो पहली कक्षा का नाम K होता है, दूसरी कक्षा का नाम L होता है, तीसरी का नाम M होता है और चौथी का नाम क्या होता है? N होता है। अब बच्चों ये जो नाभिक है, इस नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो परमाणु में 3 कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो कहाँ स्थित रहते हैं? ये तो रहते हैं भाई नाभिक में। कहाँ रहते हैं बच्चों? नाभिक में स्थित रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? परमाणु की कक्षाओं में क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। ठीक है। नाभिक में तो क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बचे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसकी कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या भी इन कक्षाओं में फिक्स होती है, क्योंकि देखो ये कक्षा छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? फिक्स होती है। और ये जो प्रोटॉन धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? आकर्षित करते रहते हैं, अपनी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों ये जो कक्षाएं होती है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। जैसे पहली कक्षा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 8। दूसरी कक्षा में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और जो तीसरी कक्षा होती है उसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 8। वैसे तो इसमें 18 भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कितने की बात करेंगे? 8 की ही बात करेंगे। ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, इसमें 18 भी आते हैं, लेकिन फिलहाल हम 8 की ही बात करेंगे। तो समझ में आ गई? तो इस प्रकार की संरचना होती है किसकी? परमाणु की। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना इस तरह से होती है। केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर कक्षाएं या कोष होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इन कक्षाओं के स्पेशल नाम होते हैं, जैसे K, L, M, N। पहली कक्षा को K कहा जाता है, दूसरी को L, फिर M और फिर N कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चों इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स होती है। पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बच्चों हम इन इलेक्ट्रॉन को भरना सीखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरा जाता है, और साथ ही ये जो तत्व हैं इन तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना सीखेंगे। तत्वों की क्या ज्ञात करना सीखेंगे? संयोजकता। अब तत्वों की संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है, क्या इनकी संयोजकता क्या होती है, वो हम अब आगे सीखने वाले हैं। तो पहले आप इन्हें उतार लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरोगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई एक एलिमेंट लीजिए, कोई सा भी एक तत्व ले लीजिए, कोई सा भी एक तत्व ले लो आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है। कौन सा तत्व ले लिया भाई? ऑक्सीजन। ओ है ना, ऑक्सीजन। अब हमें इसकी संयोजकता निकालनी है और साथ ही हमें इलेक्ट्रॉन को भरना भी सीखना है। तो किस प्रकार से इसकी संयोजकता निकाली जाती है और इलेक्ट्रॉन को भरना हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। बताओ ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है भाई? 8 नंबर पे आ रहा है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, वो कितना है बेटा? 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। अब परमाणु क्रमांक 8 है ना, तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है। परमाणु क्रमांक 8 का मतलब यह है कि इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और कितने प्रोटॉन हैं? 8 ही प्रोटॉन हैं। ठीक है।
अब इसकी संयोजकता निकालते हैं। तो चलिए इसकी संरचना बना लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो परमाणु हैं, तो देखो ये है नाभिक, नाभिक में स्थित रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हो गया। अभी मैंने क्या बताया, देखो ये इसकी पहली कक्षा है, तो बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी बताया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चलो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बनाते हैं दूसरी कक्षा, ये दूसरी बनाई मैंने। देखो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। अब इसके पास बचे कितने? 6। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6 आगे 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि पहली कक्षा को K कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी को L कहते हैं 8, तीसरी को M कहते हैं, उसमें भी 8, ये बताया मैंने। देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी में कितने आ गए? 6 आ गए। लेकिन दूसरी में आने कितने चाहिए थे? 8 आने चाहिए थे। कितने कम हैं? 2 कम हैं। तो यदि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आए तब ये कक्षा क्या होगी? इसकी पूर्ण होगी। कक्षा को पूर्ण करना जरूरी होता है। या तो आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो देखो यदि ये क्या करे, 2 देखो 6 है ना इसकी कक्षा में, अंतिम कक्षा में जबकि होना चाहिए 8, तो कितने कम है? 2 कम है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे ये किसी से ले, या फिर ये क्या करे कि इसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले तो ये कक्षा पूरी हो जाए, या 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे ताकि ये कक्षा यहाँ से हट जाए। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा काम आसान रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा या 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा? तो बताओ बच्चों क्या रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा, क्योंकि उसमें कम ऊर्जा खर्च होगी, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगी? अधिक ऊर्जा खर्च होगी। तो ये क्या कर लेगा? किसी दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसके पास कम है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी संयोजकता होगी माइनस में। संयोजकता किस में होगी? माइनस में। मतलब ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी, संयोजकता वो क्या होगी? वो -2 होगी। कितनी होगी? -2, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, ये दूसरे से ले रहा है, तो इसका मतलब कम है, तो संयोजकता किस में होगी? माइनस में होगी। अब आप संयोजकता की परिभाषा भी लिख सकते हो। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के जो परमाणु संरचना होती है उसकी बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर क्या निकाली जाती है? तत्वों की संयोजकता निकाली जाती है। यानी कि ये परमाणु है ना, तो इस परमाणु की बाह्य जो कक्षा है, परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर क्या निकालते हैं? संयोजकता निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक और तत्व लेते हैं और उसकी संयोजकता निकाल के देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक और तत्व लिया, उसका नाम सोडियम, कोई सा भी ले सकते हो आप, और उसको बना के देखते हो। ये कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो तो दूसरा देखना। देखो अगला तत्व लिया मैंने सोडियम। देखो बेटा यहाँ पर ये लिया मैंने सोडियम, आप उसे उतार लेना जो मैंने अभी बनाया था। सोडियम का प्रतीक क्या है भाई? Na, ये याद रखना है आपको। सोडियम का प्रतीक Na है और परमाणु क्रमांक 11 है। इसका जो क्रमांक है वो कितना है बच्चों? वो है हमारे पास 11। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इस 11 का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको? इसकी संयोजकता निकालनी है और इसमें इलेक्ट्रॉन रखने सीखने आपको कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु के केंद्र में क्या होता है भाई? नाभिक होता है। अब नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हो गया, ये तो नाभिक हो गया। अब बनाएंगे पहली कक्षा। ये पहली कक्षा, तो देखो पहली जो कक्षा है बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अभी बताया था ना मैं, क्या नाम है पहली कक्षा का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो रख दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। अब बनाएंगे ये दूसरी कक्षा, तो दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 8 आ सकते हैं ना। इसके पास 11 हैं, 11 में से 2 गए, 9 बचे,
तो अभी 8 आ सकते हैं। तो चलिए इस कक्षा में हम 8 रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेष है। एक इलेक्ट्रॉन शेष है तो एक कक्षा और बनाओ, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आ जाएगा। आ गया। तो क्या मुझे बताइए इसकी अंतिम कक्षा पूरी है? नहीं है, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना, या फिर ये जो अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये देना पड़ेगा। या तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कक्षा पूरी हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कक्षा यहाँ से समाप्त हो जाएगी, और इसका अंतिम जो कक्षा है वो पूरी रहेगी, है ना। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा काम आसान है? बताओ कौन सा? एक देना आसान है ना, क्योंकि एक में कम ऊर्जा खर्च होगी और 7 में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो एक देना आसान है, तो ये क्या करेगा? एक किसी और को दे देगा। अब दे देगा मतलब इसके पास क्या है? ज्यादा। अगर ज्यादा है तो संयोजकता होगी प्लस में। संयोजकता किस में होगी बच्चों? प्लस में। तो बताओ सोडियम की संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी प्लस में 1। कितनी होगी? प्लस में 1 होगी। तो इस प्रकार से हम तत्वों की क्या निकाल सकते हैं? संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेके देखते हैं, आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इन्हें, ठीक है। देखिए अगला तत्व लेते हैं। अगला तत्व ले लिया मैंने, मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं, है ना। कार्बन ले लो। तो यहाँ ले लेते हैं हम कार्बन। बताओ बेटा कार्बन, कार्बन का प्रतीक है C और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक है 6, है ना। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है ना। अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 6 हैं। अब 6 है तो चलिए इसकी संरचना बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता है नाभिक। नाभिक में तो आ जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आ गए। अब पहली कक्षा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ये 1 और 1 ये 2। इसके पास 6 है, 2 निकाल दो, कितने बचे? 4। अगली कक्षा बनाओ, ये दूसरी कक्षा। तो देखो इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। आ गया 4। तो देखो हो गए इसके पास कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन थे। अब बताओ ये अंतिम कक्षा इसकी पूर्ण है? नहीं है। इसमें कितने आने चाहिए? 8, लेकिन है कितने? 4। तो क्या करे? या तो 4 ले या फिर इन 4 को दे, या तो 4 ले ये या फिर 4 ये क्या करे? दे। 4 या तो ले या दे, तभी तो काम होगा। अगर ले लेगा तो ये पूरी कक्षा हो जाएगी, और दे देगा तो ये कक्षा यहाँ से हट जाएगी, और इसकी अंतिम कक्षा क्या रहेगी? पूर्ण रहेगी। तो बताओ कौन सा काम आसान है? तो दोनों ही आसान है, दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर हैं तो इसकी संयोजकता होगी प्लस माइनस 4। प्लस की 4 भी हो सकती है और माइनस की 4 भी हो सकती है। ये उन तत्वों पर डिपेंड करेगा जो इसके पास आ रहा होगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता होगी प्लस माइनस 4, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक और तत्व देखते हैं। समझ में आ गया होगा संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब तुम डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, डायरेक्ट ही निकाल सकते हो संयोजकता, ये बिना चित्र बनाए हुए भी, अभी सीख जाओगे। चलो अगला तत्व लेते हैं। देखो अगला लेते हैं नियोन। नियोन ले लेते हैं भाई, नियोन। बताओ प्रतीक क्या है? Ne। नियोन का प्रतीक क्या है भाई? Ne है, ठीक है ना। Ne ये रहा। और परमाणु क्रमांक कितना है? 10। परमाणु क्रमांक आ गया आपके इसमें, परमाणु क्रमांक आ गया आपके 10। अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो बताओ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 10 ही हैं। आप जान रहे, जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है ना बेटा। अब देखो परमाणु क्रमांक 10 है, तो अब देखते हैं इसकी संयोजकता क्या होती है और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो चलो पहले सबसे पहले नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये 1 और ये 1 2 आ गया। इसके पास 10 है तो 2 निकाल दो, 8 बचे। तो दूसरी कक्षा बनाओ, ये दूसरी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। देखो इस पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए इसके पास, 10 थे कंप्लीट। अब बताओ क्या इसकी अंतिम कक्षा पूरी है? हाँ कंप्लीट है ना। तो इसे लेने की आवश्यकता है और नहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम कक्षा पूर्ण है। 8 आने चाहिए, दूसरे में 8 ही है ना।
तो बताओ इस कंडीशन में संयोजकता 0 होती है, क्या होगी बच्चों, न तो लेगा न देगा, इसका मतलब संयोजकता क्या होगी इसकी, 0 होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम संयोजकता निकालते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट करके बताता हूं। अब तुम डायरेक्ट ही निकाल लोगे किसी भी तत्व की संयोजकता कि अब इन्हीं संयोजकता से ही आपके सूत्र बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लो कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, परमाणु क्रमांक है 12, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 12 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं भाई, 12। अब इसकी संयोजकता निकालनी है तो कैसे, पहली कक्षा में कितने आते हैं, 2 आ गए, दूसरे में कितने आते हैं, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब बचे कितने इसके पास, 2 बच गए ना, तो तीसरे में कितने आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन तीसरे में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए ना। तो या तो ये 2 दे या फिर 6 ले, तो बताओ कौन सा काम आसान है, 2 देना आसान है, तो देगा, इसका मतलब इसकी संयोजकता होगी प्लस के 2। आया समझ में, ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसकी संयोजकता निकाल पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस का प्रतीक है P, परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 15 है, 15। अब चलते हैं, पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, कितने हो गए, 10। अब बचे कितने इसके पास, 5, तो तीसरे में 5 आ जाएंगे, आने कितने चाहिए थे, 8, तीसरे में 8 आने चाहिए थे, कितने कम है, 3। या तो 3 ले या 5 दे, कौन सा आसान है, 3 लेना आसान है, लेना आसान है ना, क्योंकि 5 देना तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, 3 लेना आसान है, तो ले रहा है मतलब कमी है इसके पास, इसका मतलब इसकी संयोजकता होगी -3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई से भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बेसिक की एक क्लास और होगी, वो क्लास भी आप जरूर देखें, उसके बाद आपका जो कोर्स है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर